हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं राजकुमार स्वालका आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से रिलेटेड कंप्लीट मैथमेटिक्स ऑन यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को करवाई जा रही है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से रिलेटेड तैयारी, जिसमें स्टूडेंट यहाँ पर मैंने शुरुआत की थी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यानी वो जो कैलकुलस वाला जो टॉपिक है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें 7 से 8 टॉपिक थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एसआर सेनी पार्ट 2 में वो वाला टॉपिक था, वहां से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अब यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ एसआर सेनी पार्ट फर्स्ट, जो आपकी डिमांड भी थी कि सर यहाँ पर एसआर सेनी पार्ट फर्स्ट से शुरू करिए ना, सेकंड के स्क्रिप्ट। वैसे तो मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता रहता हूँ, डोज देता रहता हूँ, देखो आप लोग परेशान मत होइए, मैं आप लोगों के लिए ठीक ही कर रहा हूँ। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं 11th वाली जो एसआर सेनी है, बिल्कुल यहीं से शुरू करने वाला हूँ। 25 लेक्चर अपने हो चुके हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से सिलेबस भी डिस्कस किया था बहुत अच्छे ढंग से। एक आपकी जो ये प्रॉब्लम है, इसको भी मैं सोल्व करने का प्रयास करूंगा। पर्टिकुलर जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा मैं उसको क्या कि जूम कर दूंगा, तो आप लोग इसको ठीक देख पाएंगे। क्लियर? बेसिक नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सिंगल स्क्रीन, बड़ा बोर्ड इसलिए यूज में ले रहा हूँ क्योंकि सिंगल स्क्रीन पर अगर मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ हमें दिखाई देते हैं तो मच बेटर रिजल्ट हमें मिलता है। क्लियर? बाकी डिजिटल बोर्ड पर भी ठीक ही है, लेकिन डिजिटल बोर्ड में इस पार्ट को कवर करने में कम से कम 3 स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ये चाहते हैं कि चीज़ों को सिंगल स्क्रीन पर, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट जो हैं, उनको सिंगल स्क्रीन पर लिया जाए। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, अदरवाइज आप लोग धीरे धीरे इसमें चेंजेस जो है वो महसूस करेंगे। अपना उद्देश्य है पढ़ना, मैं आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग जो है थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर सकते हैं। और वैसे भी क्वालिटी का मैं कोई कॉम्प्रोमाइज करता नहीं हूँ, क्वालिटी उसमें बेस्ट ही डालता हूँ। बस समस्या आप लोगों में भी है, आप लोग डाउनलोड कर लेते हो इस वजह से। क्लियर? डाउनलोड करने के बाद उसकी क्वालिटी खराब होती है वीडियो की, आप लोग उसी में पिक्सल बढ़ाइए ना, 720p 480p इस पर देखिए आप। क्लियर? तो अब ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे स्टूडेंट, मैं आ जाता हूं आज के टॉपिक पर, समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? देखो, A well defined collection of objects, यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, इसको हम समुच्चय कहते हैं। बिल्कुल जीरो से सोचो, समुच्चय क्या है। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन बराबर के नॉलेज वाले 3-4 स्टूडेंट से के साथ पुटअप करूं, जैसे अगर मैं उसको कहूं कि बता भाई 1 से लेकर मतलब 10 से छोटी प्राकृत संख्या है, अगर उसको प्राकृत संख्याओं का नॉलेज है, अगर वो मैथ्स का स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली होगा। मैं अगर उसको कहूं कि 10 से छोटी प्राकृत संख्या बताओ, जो वो आंसर देगा वही पास वाला देगा और वही पास वाला देगा, क्योंकि सभी के आंसर यूनिक है। इसका मतलब मैंने जो पूछा था वो क्या है? समुच्चय। लेकिन अगर मैं पूछ लेता हूं, बताओ आपके 3 जो है फेवरेट हीरो बताओ, क्लियर? तो वो कह देगा कि अपने अक्षय कुमार है, सलमान खान है, शाहरुख है, इधर कह देगा कि नहीं रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर है। क्लियर? और कोई नाम ले लेगा। और हीरोइन की अगर मान लो पुराने जमाने से पूछ लिया, वो कह देंगे कि वे पुराने जमाने की जो हीरोइंस है ना, उनके नाम ले लेंगे। क्लियर? और जैसे नए अगर मान लो जमाने के स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो मॉडर्न जो हीरोइंस है उनका नाम लेगा, कैटरीना कैफ, कृति सेनन, इस टाइप से। तो स्टूडेंट यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मान लो सभी का आंसर यूनिक आता है तो इसका मतलब वो समुच्चय है, और अगर सभी अपने अपने हिसाब से चॉइस जो है अलग अलग दे रहे हैं तो वो समुच्चय नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट वो पहला जो सवाल था 10 से छोटी प्राकृत संख्या है, वो समुच्चय का था। और ये हीरो और हीरोइन जो और फेवरेट जो क्रिकेटर्स होते हैं, ये समुच्चय नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर कई बार क्या होता है, वो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, बताओ ये लाइन जो है समुच्चय का समुच्चय बनेगी कि नहीं बनेगी, बस आगे तो जाने ही नहीं था, वहीं फेल हो जाते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं उसमें बहुत मतलब बहुत भारी काम पहले करते हैं। अच्छा ये हार्ड है ना, इसको पहले करते हैं, ये तो सरल है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है सर, ये तो आप हटाओ, मैं तो क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तो उसको पता ही नहीं चलता, स्टूडेंट को कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक कर देता है। ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। संख्याओं के संकेत, नेचुरल नंबर, होल नंबर, देखो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत होती है 1 2 3 से, पूर्ण होती है 0 1 2 3 से, पूर्णांक नेगेटिव भी आ जाता है, जीरो भी आ जाता है। परिमेय में क्या होता है? P अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और P जो है जेड में से ली जा सकती है। अब यहां पर अब तक की जो संख्या है, देखो सबसे छोटी संख्या होती है n, n वाले को शामिल कर रहा है w, यानी w में n भी शामिल है और z में ये दोनों शामिल है, q में ये तीनों शामिल है। लेकिन QC वाला पार्ट अलग है, QC वाला पार्ट अलग है, इरेशनल नंबर। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं में √2 पाई e
इस टाइप की अशांत अनावर्ती की संख्याएं। क्लियर, इसमें अशांत आवर्ती की संख्याएं आती है, ये ध्यान रखना, इसमें अशांत अनावर्ती की संख्या। इसमें पाई आता है और 22/7 इसमें आएगा, क्योंकि पाई इज नॉट इक्वल्स टू 22/7, अप्रोक्स इक्वल होता है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से हम लेते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। जब हम 10th का एक परिमेय अपरिमेय संख्या वाला टॉपिक लेंगे ना, तो वहां पर मैं आप लोगों को और मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा। वास्तविक संख्याएं, तो ये गोले आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। ये क्यू तक का पार्ट हो गया और ये क्यू सी अलग सेगमेंट हो गया। अगर दोनों को भी हम मिला देते हैं तो फिर ये क्या बन जाता है, हमारे सबसे लार्ज नंबर, रियल नंबर। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर रियल नंबर की बात कर रहा हूं। समुच्चय निर्माण रूप, यानी समुच्चय के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो समुच्चय को लिखने के 2-3 तरीके अपने, जिसमें पहला रोस्टर रूप है, फिर समुच्चय निर्माण रूप है। क्लियर। तो समुच्चय निर्माण रूप भी है, इधर अंतराल रूप भी लिखा है। ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। रोस्टर रूप क्या होता है, ये जो नेचुरल नंबर लिखे ना 1 2 3 डैश डैश डैश, एक एक अवयव को कोमा लगाकर मजले कोष्टक में लिखने का जो तरीका होता है ना, ये रोस्टर रूप ही होता है। ये सब जो लिखे हुए ये रोस्टर रूप में, कर्ली ब्रैकेट में, इसमें अवयवों को एक एक करके बिना पुनरावृत्ति के कोमा लगाकर कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्वर को मैंने लिखा है AEIOU होता है। अच्छा, क्रम का भी महत्व नहीं होता, इसलिए मैंने जानबूझ के आई को बाद में लिया। क्रम का यहाँ पर महत्व नहीं होता है। क्लियर। समुच्चय निर्माण रूप, इसमें क्या होता है, ये तो रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है स्टूडेंट, इसी को एक नियम के रूप में लिखा जाता है। कि इसमें नियम को कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x और नियम। नियम क्या है, जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, तो इसको इसमें और इसको इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर। रिक्त समुच्चय, कई बार क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ये पूछूं कि बताओ ऐसी संख्या बताओ जो 100 से तो बड़ी हो और 90 से छोटी हो। सोचो, 100 से तो बड़ी हो, 90 से छोटी हो, संभव ही नहीं है। क्लियर। तो संभव ही नहीं है, तो इसका मतलब खाली रहा ना फिर। तो ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है। यदि किसी समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं हो तो उसे एम्प्टी सेट कहेंगे। क्लियर। इसे फाई से या फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हो ना, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। A इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। एक एग्जांपल दे रहा हूं, A इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी ऐसे x बताओ जो n में बिलोंग करते हो तथा 1 से 2 के बीच में तो 1 से 2 के बीच में तो कोई प्राकृत संख्या नहीं आती है, तो नहीं आती है तो फिर नहीं लिखेंगे। A इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। क्लियर। परिमित और अपरिमित समुच्चय, ये जो लिखा हो ना n 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या है, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि यहाँ पर अवयवों की संख्या असीमित है। 1 2 3 अवयवों की संख्या सीमित है, तो ये परिमित समुच्चय हुआ। B 1 2 परिमित ही लग रहा है, 2 अवयवी है, 2 अवयवी है क्या, 1 और 2 नहीं। देखो ये सिस्टम कर्ली ब्रैकेट का है, कर्ली ब्रैकेट में अवयवों को गिना जा सकता है 1 2 3, इनके बीच में गैप है बहुत बड़ा। जब इसको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल यानी बंद और खुले अंतराल में लिखा जाता ना, इसका मतलब यहाँ पर 1 और 2 के अलावा, 1 और 2 तो ही, उसके अलावा उसके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं, जिसमें जितनी भी रियल नंबर्स है वो सब आ जाएगी। तो यहाँ पर अपरिमित संख्याएं हैं, ये अपरिमित समुच्चय का उदाहरण होगा। क्लियर। और इसके बाहर ही अगर कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे ना तो फिर ये परिमित हो जाएगा, क्योंकि फिर वो 1 और 2 ही होंगे। एन डब्ल्यू जेड आई और आर, ये सभी किसके उदाहरण है, अपरिमित संख्याओं के उदाहरण है। क्लियर। अब मैं बात करता हूं उप समुच्चय की। उप समुच्चय क्या होता है, देखो अगर आपको यहां पर कंपेयर करवाना हो ना W का और N का, तो बड़ा कौन है, W बड़ा है कि N बड़ा है, W बड़ा है, क्योंकि W ने N के, या फिर यूं कहो कि N के सभी अवयव W में विद्यमान है। W में भले ही एक्स्ट्रा तो है लेकिन N के तो सभी हैं। तो यही उप समुच्चय की परिभाषा है। यदि किसी समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में विद्यमान है तो N को इसका सबसेट कहेंगे। N इज सबसेट ऑफ W, W इज सबसेट ऑफ Z, Z इज सबसेट ऑफ Q, Q इज सबसेट ऑफ QC नहीं लिखा मैंने, Q एंड QC बोथ आर सबसेट ऑफ R। क्लियर। यदि A का प्रत्येक अवयव B में विद्यमान हो तो A B का उपसमुच्चय होगा, जिसे A इज सबसेट ऑफ B लिखते हैं। A में अगर मान लो 1 2 3 है और B में 1 2 3 4 10 लिखा हुआ है, तो क्या इसके सभी अवयव इसमें 1 2 3, देखो ना 1 2 3, इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ B है। बट
बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए में कहाँ है, कुछ है, लेकिन एक भी अगर मान लो बाहर जाता है तो सबसेट नहीं कहेंगे। क्लियर। एक ये एप्सिलॉन की जो एप्सिलॉन का जो यूजेज है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करेगा, और कंफ्यूज करने ही नहीं दूंगा मैं आप लोगों को बिल्कुल सही से समझा दूंगा इसमें। क्लियर। कि यदि किसी अवयव को, देखो अवयव को अगर दूसरे समुच्चय में बताना हो ना, यदि किसी अवयव की उपस्थिति किसी समुच्चय में हो तो उसे एप्सिलॉन लगाकर लिखते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में 1 की उपस्थिति है ना ए में, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 1 बिलोंग्स टू ए। क्लियर। 10 ए में है क्या, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 10 बी में है क्या, तो बिल्कुल यहां पर बिलोंग्स टू। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि ए बिलोंग्स टू बी लिख दूं क्या, ए बिलोंग्स टू बी लिख दूं क्या, कि ए के सभी अवयव बी में है, लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। अच्छा, फिर नहीं लिख सकते तो फिर ये लिख दें क्या, ये भी नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये अवयव नहीं है, ये भी अवयव नहीं है। एक अवयव को दूसरे समुच्चय में बताने के लिए बिलोंग और डज नॉट बिलोंग आता है। क्लियर। और यहां पर अगर लगाना चाहते हो तो सबसेट और सबसेट नॉट आएगा। तो क्या खास बात है, अवयव को समुच्चय में बताने के लिए बिलोंग नॉट बिलोंग, और अगर मान लो समुच्चय को दूसरे समुच्चय में बताना तो सबसेट सबसेट नॉट, इस टाइप का चिन्ह आता है। क्लियर। और अगर बराबर हो तो बराबर का चिन्ह आता है। अंतराल रूप की मैं बात करता हूं। अंतराल रूप की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर मान लो ये रूप नहीं होता ना, तो मैं आपको कहूं कि 1 से 2 के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं को लिखो, तो आप लोग वर्षों तक लिखते रहोगे तब भी ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी इतनी ज्यादा है। क्लियर। तो स्टूडेंट, यदि किसी अवयव की उपस्थिति समुच्चय में हो तो उसे वास्तविक संख्याओं की बात कर रहा हूं अंतराल रूप में, वास्तविक संख्याओं की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसे एक एक करके नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए अंतराल रूप में लिखा जाता है। और अंतराल रूप जो है बंद अंतराल, खुला अंतराल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, इस टाइप का। क्लियर। तो बंद अंतराल ए बी का मतलब क्या निकलता है, तो ये संख्या रेखा बना रखी जिसमें ए और बी दोनों को डार्क कर रखा है, और डार्क करने का मतलब है कि ए और बी तो शामिल है, साथ ही साथ ये रेड वाला जो एरिया ना ये भी शामिल है, यानी ए और बी के बीच की सभी संख्याएं शामिल है। ओपन इंटरवल की अगर मैं, अच्छा इसको ऐसे भी लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, वन एंड ओनली वन x बिलोंग्स टू r, नॉट q नॉट qc, पॉसिबल ही नहीं, ओनली r। और यहां पर हम कैसे लिखेंगे, a इज लेस देन इक्वल x एंड लेस देन इक्वल b। क्लियर। यानी x की वैल्यू जो है a और b के बीच में है और इक्वल भी हो सकती है। ओपन इंटरवल में क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर a और b दोनों को मैंने खाली छोड़ दिया है। यहाँ पर आप लोग महसूस करेंगे कि यहाँ पर जो रिजल्ट, यहाँ पर जो ये दोनों सर्किल है ना, ये खाली है, देखो आप लोग। क्लियर। तो इस तरीके से अगर मान लो खाली है, देखो ए बी के बीच की सभी संख्याएं इसमें उपस्थित है, लेकिन ए बी इसमें शामिल नहीं है, इसको हम इक्वल नहीं लगाकर लिखेंगे। ए की तरफ इक्वल, ए की तरफ तो क्लोज है और बी की तरफ ओपन है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इसको मैं लिखूंगा a लेस देन इक्वल x, यानी x की जो वैल्यू है एक से बड़ी है या बराबर है या फिर b से छोटी है। तो इधर देखो मैंने a को डार्क कर रखा है, b को डार्क नहीं कर रखा है, और बीच में तो है ही सारी। ऐसे स्टूडेंट ये वाला भी। अब मैं आ जाता हूं पावर सेट, घात समुच्चय क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर किसी भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय बना सकते हैं, तो यहां पर मैं आप लोगों को लिखाना भूल गया था, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या ये कितनी होती है हमारे 2 की पावर n। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, कि किसी समुच्चय में अगर n अवयव हो तो उसके टोटल कितने उप समुच्चय बनेंगे, 2 की पावर n बनेंगे। अब मैं आ जाता हूं घात समुच्चय में। यदि किसी समुच्चय A में n अवयव हो तो पावर सेट P में 2 की पावर n अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे, 2 की पावर n। यानी किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का जो समुच्चय होता है ना, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय जो होता है उसको हम घात समुच्चय कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं, ए में 1 2 अवयव है, ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है, तो बताओ इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 यानी 4 बनेंगे। क्लियर। तो यानी ये जो उप समुच्चयों की संख्या कितनी है, 4, वो सारी मैं लिख रहा हूं। और वो सारी कौन सी है, कैसे, सबसे पहले देखो 1 2 को देखो, इसमें से सबसे पहले रिक्त समुच्चय आएगा, फिर इसका एक एक अवयव लेना, तो 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि समुच्चय बना रहे हो आप, उप समुच्चय, समुच्चय तो ही ना। फिर 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 1 2 इस पर। क्लियर। ये तो हो गए उप समुच्चय। और इसके बाहर अगर आप
कर्ली ब्रैकेट लगा देते हो तो अब ये बन जाता है उप समुच्चयों का समुच्चय, जिसको क्या बोला जाता है, पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर n। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताता हूं कि ये क्या है, वास्तव में a है, ये a ही तो है, देखो ये a ही तो है। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि a और pa, तो यहां पर कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, बिलोंग वाला आएगा कि सबसेट वाला आएगा। तो यहां पर आप लोग गलती कर बैठते हैं कि सर ने यही कहा था कि इधर तो समुच्चय है, इधर भी समुच्चय है, तो फिर बिलोंग नहीं आएगा, भी आएगा तो सबसेट। गलत। अब ये जो है ना, ये एक अवयव का काम कर रहा है, क्योंकि मजले कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ अवयव ही है। क्लियर। तो ये अवयव है, इसमें महसूस करो आप, ये 1 है जो है ना, वो एलिमेंट है। क्या 1 के बाहर ये 1 जो है ना वो फ्री है। क्लियर। कोमा लगा के अवयव को लिखते हैं तो 1 a के सापेक्ष अवयव है, लेकिन ये a जो है ना pa के सापेक्ष भी अवयव है, ये भी क्या है, अवयव है। तो ये 2-3 बातें आप लोग यहाँ पर लिखें तो मुझे और अच्छा लगेगा कि क्या है यहाँ पर, phi belongs to pa and 1 belongs to pa and a belongs to pa। ऐसे बहुत सारी बातें बीच बीच में निकल कर आती है स्टूडेंट यहाँ पर। अब मैं आ जाता हूं यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, अच्छा स्टूडेंट ये सभी संख्याएं लिखी हुई है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, रियल नंबर है। क्लियर। तो इन सभी संख्याओं के संदर्भ में रियल नंबर जो है ना सार्वत्रिक समुच्चय। क्यों, क्योंकि दिए गए सभी समुच्चयों के अवयव जो है इसमें शामिल है R में, इसलिए R जो है सार्वत्रिक समुच्चय। सबसे बड़ा जो समुच्चय होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। अच्छा फिर अगर मान लो मैं N, W और Z की बात करूं तो कौन सार्वत्रिक होगा, तो सर Z हो जाएगा, क्योंकि Z सबसे बड़ा है, बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर देखो जिन समुच्चयों की चर्चा की जा रही है ना, दिए गए सभी समुच्चयों के अवयवों को शामिल करने वाला समुच्चय यूनिवर्सल सेट होगा। जितने भी अवयव हमने जितने भी समुच्चय दे रखे हैं उन सभी समुच्चयों के अवयवों को शामिल करने वाला सार्वत्रिक समुच्चय होगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं A और B और U क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो A B के सभी अवयव U में शामिल है, इसलिए यहां पर U जो है ना, ये वाला जो समुच्चय है A B के संदर्भ में सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्लियर। वेन डायग्राम एक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है और जिससे मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी बहुत सारे करवाऊंगा और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। वेन डायग्राम में मैंने 2 समुच्चय बनाए, 2 गोले बनाए। ये गोले जो है समुच्चय के लिए और ये आयत जो है यूनिवर्सल सेट के लिए। देखो ना, इन दोनों समुच्चयों को शामिल करने वाला सार्वत्रिक समुच्चय। ये केवल A को जो मैंने ग्रीन कर रखा ना, ये A माइनस बी है। केवल B को जो रेड कर रखा ना, ये B माइनस ए है। यानी A में से उस भाग को हटा दिया जो B के साथ जा रहा था, B में से उस भाग को हटा दिया जो A के साथ जा रहा था, और ये B में बीच वाला जो कॉमन एरिया ना, इसको हम बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर इससे रिलेटेड खूब सारी बातें होनी अपने। पूरक समुच्चय A डैश कैसे निकालते हैं, U माइनस ए। यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं A को बाहर निकाल देता हूँ, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं A को बाहर कर देता हूँ तो A के बाहर वाला जो होता है ना, A के बाहर वाला A डैश A का पूरक, यानी A के जो बाहर वाला जो भाग है वो A का पूरक है। क्लियर। और ये U माइनस ए से निकालेंगे। अब ये अंतर कैसे लेते हैं, तो ये सिखा रखा मैंने, 2 समुच्चयों का अंतर कैसे लेते हैं। यदि A व B 2 समुच्चय हो तो A माइनस बी कैसे निकालते हैं, A में से उन अवयवों को घटा दो जो B के कॉमन है। B माइनस ए कैसे निकालते हैं, B में से उन अवयवों को हटाना जो A के B है। क्लियर। तो A डैश बराबर क्या है, U माइनस ए, यानी U में से उनको हटा दो जो A के है। क्लियर। अब मैं बात करता हूं, ये A B और यूनिवर्सल सेट दे रखे हैं, मैं यूनियन की भी बात कर रहा हूं जिसकी चर्चा यहाँ पर मैंने नहीं की, लेकिन एग्जाम्पल में ही समझ में आ जाएगा। इंटरसेक्शन की बात करूंगा, A डैश A माइनस बी, A डैश माइनस बी, सभी में निकालने वाला हूँ। क्लियर। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ A यूनियन B। तो यूनियन में सभी अवयव आएंगे। A के B लिख दो पहले, A के 1 2 3, फिर B के B, तो 2 5 और 8, 2 तो आ चुका है, ये आ जाएगा 5 और 8। दोबारा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम रोस्टर रूप में लिख रहे हैं और रोस्टर रूप हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है बिना पुनरावृत्ति के। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो A इंटरसेक्शन B का मीन होता है ओनली कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें, ओनली 2 है। क्लियर। तो फिर मुझे चाहिए A डैश। A डैश क्या आएगा, U माइनस ए। आप लोग देखो कि U आपके सामने है,
ये ए है, तो यू में से उन अवयवों को हटा दो जो ए के हैं, तो 1 2 3 हट जाएंगे, इसमें आएगा 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर। देन अगर मैं आपको ये कहूँ कि a माइनस बी निकालो, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a में से उनको हटा दो जो b के साथ कॉमन है, इसमें है 1 2 3, इसमें है 2 5 8, अगर 1 इसमें है, 1 अगर उसमें भी है तो हट जाएगा, उसमें है ही नहीं, 2 इसमें है, अगर उसमें होगा तो हट जाएगा, तो बिल्कुल उसमें है ना, तो बचेगा क्या, ओनली अपने 1 और 3। देन अगर b माइनस ए वैसे नहीं पूछा, अगर b माइनस ए निकालोगे तो ये आ जाएगा अपने 5 और 8। क्लियर। तो a डैश माइनस बी की मैं बात कर रहा हूँ, a डैश का रिजल्ट आपके सामने ये रहा और b का रिजल्ट ये रहा, तो बताओ a डैश माइनस बी कैसे निकालोगे, तो इसमें से उनको हटा दो जो इसके भी कॉमन है, तो 4 इसमें है, इसमें है क्या, नहीं है, 5 हट जाएगा और 8 हट जाएगा, 5 और 8 इसमें है इसलिए हट जाएंगे, क्या आएगा 4 6 7 9 और 10 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये अपने समुच्चयों का अंतर निकालने वाली बात हो गई। देखो संबंध, समुच्चय और संबंध इस चैप्टर का नाम है, जिसमें मैं अभी पूरा फोकस समुच्चय पर कर रहा हूँ। संबंध अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत डिटेल में इसको मुझे आप लोगों को समझाना है, जिसमें क्या होता है अपने स्वतुल्य समुच्चय, सम्मित संबंध, स्वतुल्य संबंध, ये सारी बातें बहुत अच्छे से डिटेल में बिल्कुल मैं आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोगों को ये फील भी होगा। समुच्चयों का कार्तीय गुणा, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा, अच्छा संख्याओं का तो करवा ही रहे थे, फिर समुच्चयों का भी करवा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ बी, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे कि सर 1 को इससे गुणा कर दो, 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 इंटू 5, 1 इंटू 8, 2 को भी 2 इंटू 2, 2 इंटू 5, 2 इंटू 8, तो ऐसे करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ये सामान्य संख्याएं नहीं है स्टूडेंट, ये है समुच्चयों का गुणा। और समुच्चयों का गुणा कैसे किया जाता है, देखो अगर ए में अवयव, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एन हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर एम हो, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो एन इंटू एम होगी, यानी अगर इसमें एन अवयव है, इसमें एम अवयव है, तो ए क्रॉस बी में एन इंटू एम अवयव होंगे। ये तो बात हुई अवयवों की। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि ए क्रॉस बी ये निकालो, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, उसमें ए बी यानी युग्म रूप में पेयर में एलिमेंट आएंगे ए कोमा बी। क्लियर। और ए कोमा बी में ए वाला तो होगा, अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो पहला वाला तो इसका होगा और दूसरा वाला इसका होगा। क्लियर। एक एग्जांपल लिया जिसमें ए बी आपके सामने लिखे हुए हैं और मैं आपको ए क्रॉस बी के बारे में पूछ रहा हूं। ए क्रॉस बी निकालोगे ना, इसका पहला एलिमेंट जो है इन दोनों के साथ ऑपरेट होगा, तो 1a और 1b, ऐसे ही 2a और 2b, तो कितने अवयव आ गए, देखो इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, तो 2 इंटू 2 यानी 4 अवयव आने चाहिए, 1 2 3 और 4, ये चारों अवयव किसमें आ गए स्टूडेंट, ए क्रॉस बी में आ गए। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले स्टूडेंट यहाँ पर दो तो डी मॉर्गन लॉ के हैं, डी मॉर्गन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी अप्रोच वाले क्वेश्चन इस पर बनते हैं। क्लियर। कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होना, तो इसको ए डैश यूनियन बी डैश लिख सकते हैं। क्लियर। और ए यूनियन बी का होल डैश हो तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। ये दोनों किसके रूल हैं, डी मॉर्गन के हैं। एक ये सम्मित का भी है, सम्मित अंतर, तो ये वाला नोटेशन जो है नॉर्मली हम 11th 12th में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब आप लोग देखो कि ए और ये ट्रायंगल शेप में और बी लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए के साथ ले लो, यानी इस वाले भाग को छोड़कर बात हो रही है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और ये ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या का पता लगाना हो, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि यहाँ पर ए यूनियन बी में कितने अवयव है, तो 1 2 3 4 5 अवयव है, ए में कितने हैं 3 है, बी में कितने हैं 3 है, तो फिर ए यूनियन बी में तो 6 होने चाहिए ना, तो नहीं, क्योंकि कॉमन एलिमेंट को आप 2 बार गिन रहे हो। तो यही तो फॉर्मूला है, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या पता लगानी, तो ए में अवयवों की संख्या, बी में अवयवों की संख्या निकाल लो और ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव आए उनको घटा दो। क्लियर। तो ये फॉर्मूला है, और 3 के लिए भी आपके सामने ये बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बात हो गई हमारे किसकी, समुच्चय की। पूरा कॉन्सेप्ट सिंगल स्क्रीन पर आपके सामने है, यही मैं चाहता हूं और यही आप लोगों से मैं करवाना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट सारे सिंगल स्क्रीन पर आए बस। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, आप लोगों को
स्क्रीनशॉट अगर लेना है, लिखना है तो आप लोग इसको लिख दें, फिर मैं यहाँ पर बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर। क्लियर? इस पर मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेने हैं और अभी संबंध को भी आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। क्लियर? अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, देखो अपना जो सेकंड टॉपिक है समुच्चय पूरा हो चुका है, उसके बेसिक फंडामेंटल पूरे हुए हैं। अभी तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल लेने, बहुत लार्ज स्केल में मैं आप लोगों को एग्जांपल करवाने वाला हूँ, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं समुच्चय वाले क्वेश्चन को संबंध वाले भी परेशान करेंगे, संबंध वालों को समुच्चय भी परेशान करेगा। क्लियर? तो इन सब का सिस्टम हम एक बार मैनेज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम पूरा सिस्टम जो है एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को अभी समुच्चय के कार्तीय गुणक के बारे में बताया कि अगर मान लो एक समुच्चय दे रखा है, दूसरा समुच्चय दे रखा है बी, तो ए क्रॉस बी ऐसे निकालते हैं, और ए क्रॉस बी में एलिमेंट क्या आएंगे, पहला इसका आएगा, दूसरा यानी इसका एलिमेंट दोनों के साथ ऑपरेट होगा, ये वाला एलिमेंट भी दोनों के साथ ऑपरेट होगा। कभी भी इसमें आपको ए क्रॉस बी के लिए B1 नहीं मिलेगा, यानी इसके एलिमेंट पहले नहीं आएंगे। ये तो हो गया संबंध, सॉरी कार्तीय गुणक, ये तो क्या हो गया हमारे कार्तीय गुणक। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं संबंध की, और संबंध क्या होता है, ये जो कार्तीय गुणक, अगर मान लो दो समुच्चय देखें ए और बी, तो ए क्रॉस बी का जो टोटल रिजल्ट होता है ना, ए क्रॉस बी का टोटल रिजल्ट, ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, m इंटू n। क्लियर? तो ए से बी में परिभाषित कोई संबंध R गुणन समुच्चय होगा यदि ए क्रॉस बी का उप समुच्चय हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ए क्रॉस बी में से लिया गया कोई भी समुच्चय ए से बी में परिभाषित कोई संबंध R गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी का क्या हो, उप समुच्चय हो, इसका क्या हो, उप समुच्चय हो, तो यहां पर हम इसको क्या कह सकते हैं, संबंध कह सकते हैं। क्लियर? सिंपल सी बात है स्टूडेंट यहां पर कि हम जो रिलेशन बनाएंगे ना वो सारे इसके उप समुच्चय होंगे, इसके क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट यही मैंने डेफिनेशन लिखी है कि R जो है वो या तो इक्वल हो ए क्रॉस बी के, या फिर ए क्रॉस बी के का सबसेट होना चाहिए। क्लियर? नोट, ए से बी में डिफाइन किए जा सकने वाले कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर में m इंटू n। आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखना, ये वाला फॉर्मूला पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे याद रखा जाएगा। मानो एक समुच्चय है, एक समुच्चय में n अवयव है, तो उसके कुल कितने उप समुच्चय बनेंगे, 2 की पावर n बनेंगे। अब जो है अपने पास ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं, n इंटू m है ना, तो बताओ इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे, 2 की पावर mn। ये देखो ना, कुल उप समुच्चय, कुल संबंधों की संख्या कुल उप समुच्चय की संख्या ही तो होगी, तो ये 2 की पावर mn होगी। क्लियर? अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ और बीच बीच में मैंने स्पेस छोड़ रखा है, एग्जांपल में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, और यहाँ पर जो तत्समक संबंध है, रिलेशन है, तुल्यता संबंध है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो क्या है, देखो ए और बी हमें दे रखा है, और ए से बी में आर कैसे परिभाषित है, ए रिलेट टू बी, इसको कैसे पढ़ा जाता है, ए रिलेट टू बी, और ए और बी का रिलेशन कब मान्य होगा, जब इस शर्त का पालन होगा, यानी ए का रिजल्ट किसके बराबर हो, बी स्क्वायर के बराबर हो। ए कहां से लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा इसमें से, बी कहां से लोगे, इसमें से। क्लियर? क्योंकि ये लिखा हुआ ना, देखो ये लाइन लिखी हुई, ये इंपॉर्टेंट है, ए से बी में, तो स्मॉल ए फ्रॉम दिस एंड स्मॉल बी फ्रॉम दिस। क्लियर? तो देखो आर में आएगा क्या, सबसे पहले आप लोग ये देखो, यहां पर बी का एलिमेंट लिखने का प्रयास करो। भाई बी का रिजल्ट अगर मैं 0 रखता हूं तो ए का रिजल्ट क्या आएगा, 0 का स्क्वायर यानी 0 आ जाएगा। क्या ए 0 इधर है क्या, नहीं है, तो फिर आप बी का मान 0 नहीं ले सकते हो। क्लियर? फिर मैं बढ़ता हूं, 1 पुट कर सकते हैं क्या, तो बी बराबर अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डेफिनेटली इधर है, तो मैं बी की वैल्यू 1 लेता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। अच्छा बी की वैल्यू -1 ले लो, तो -1 अगर पुट करते हो तो अगेन ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर? तो कुल मिला के ये हमारे क्या बन गया स्टूडेंट, एक रिलेशन बन गया। अब ये रिलेशन किस टाइप का है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो अभी रिलेशन की टाइप में आप लोगों को ये आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा कि ये टाइप क्या होती है। क्लियर? तो ये तो है ए और ये है हमारे बी, इसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3, 0, 1 एंड -1। इसमें 1 का रिलेशन जो है 1 के साथ भी है और 1 का रिलेशन जो है -1 के साथ भी है, ये संबंध है। अब इसमें इसके अवयव छूट गए तो छूट गए, हम क्या कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहां पर आर का प्रांत, प्रांत क्या होता है, देखो
ये प्रांत और परिसर का जो सवाल है ना, जिसको हम फलन में भी करेंगे, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बहुत इजी अप्रोच से समझाने वाला हूँ। यहाँ पर तो बहुत लिमिटेड है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है प्रांत और परिसर का, लेकिन फलन वाला जब पार्ट पढ़ेंगे 12th वाले सेगमेंट में है शायद वो, और शायद मैं इसी के बाद लेने वाला हूँ, संबंध फलन, समुच्चय संबंध और फलन एक ही कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखो आर का प्रांत क्या है, इफ आर ए से बी में संबंध हो तो, आर क्या है, ए से बी में एक संबंध है, तो ए के यूज्ड एलिमेंट का सेट जो है आर का प्रांत होगा, यूज्ड एलिमेंट का सेट। और परिसर क्या होता है, बी के यूज्ड एलिमेंट का सेट। ए तो दे रखा 1 2 3 और बी दे रखा 0 1 -1, लेकिन रिलेशन में कौन कौन से अवयव काम आए, तो ए का तो एक ही अवयव काम है 1, और बी के 1 और -1। तो प्रांत अगर मैं पूछूं तो 1 के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि समुच्चय रूप में लिखता है, और यहाँ पर 1 और -1 के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो प्रांत क्या हो जाएगा, इस एग्जाम्पल से अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि प्रांत आर क्या हो जाएगा, तो प्रांत आर में आप लिखोगे ओनली 1। और अगर मैं आपको पूछता हूँ कि बताओ परिसर आर क्या हो जाएगा, तो परिसर आर में हो जाएगा ओनली 1 एंड माइनस में 1। क्लियर? तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पर हमने प्रांत और परिसर निकालना सीख लिया। सिंपल सा लॉजिक आप याद रखना, अगर समुच्चय के संदर्भ में है तो यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट बी आर कॉल्ड डोमेन एंड रेंज। क्लियर? जो सेट ए के एलिमेंट यूज में आते हैं उसको प्रांत, और जो सेट बी के एलिमेंट यूज में आते हैं उसको परिसर कहते हैं। बस इतनी सी लिमिटेड डेफिनेशन है। अब देखो यहाँ पर प्रतिलोम संबंध क्या होता है, हमने संबंध निकालना सीखा है, अब मैं प्रतिलोम संबंध की बात कर रहा हूं। प्रतिलोम संबंध क्या है, अगर आपने आर निकाल लिया ए बी है तो आर इनवर्स में कुछ नहीं करना, बस उसको पलट दो, बी ए कर दो बस। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर देखो आर ए से बी में परिभाषित संबंध है, और आर यहां पर ए से बी में था ना, ए से बी में था ये, और ये हो जाएगा हमारे बी से ए में हो जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना। आर ए से बी में परिभाषित संबंध है तो मुझे आर निकालना है, मुझे आर इनवर्स निकालना है, और मुझे आर का प्रांत और परिसर निकालना है। यहां पर एक शब्द और लिखे, आर का प्रांत और परिसर। क्लियर? जहां ए में दे रखा है, बी में दे रखा है, लेकिन एक बात इसने आर नहीं दिया है, आर हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले आर निकाल लेते हैं। तो आर किस प्रकार निकालेंगे, तो इसमें आर ए से बी में परिभाषित है, और ए से बी में परिभाषित है, यानी पहला एलिमेंट तो लेंगे ए का और दूसरा एलिमेंट लेंगे बी का। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि ए बी का भाज्यक होना चाहिए, ए जो है ना बी का भाज्यक होना चाहिए, यानी ए बी का भाज्यक हो, यानी बी में ए का पूरा पूरा भाग चला जाए, ये शर्त है अपने। बी अपॉन ए क्या आना चाहिए, हमारे पूर्णांक होना चाहिए। देखो यहां पर लिखते हैं ना, तो ये भाजक आता है, यहां पर भाज्य आता है, तो ये कह रहा है कि ए बी का भाजक है, यानी बी में ए का पूरा पूरा भाग जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना। और इंग्लिश में ये और बढ़िया समझ में आता है, कुछ जगह इंग्लिश भी आप लोग देख लिया करो, क्योंकि हिंदी में भी आता है पेपर, इंग्लिश में भी आता है, जहां पर भी डाउटफुल हो। तो ए रिलेट टू बी, ए क्या है, बी का भाजक है। अब स्टूडेंट यहां पर मैं रिलेशन निकाल रहा हूं, यानी हमें जो रिलेशन दे रखा है ए रिलेट टू बी, वो इस प्रकार का है कि ए बी का भाजक होना चाहिए, यानी बी अपॉन ए क्या आना चाहिए, हमारे पूर्णांक होना चाहिए। मेरे शब्दों में मैंने लिख दिया, और जहां पर ए फ्रॉम ए एंड बी फ्रॉम बी लिया जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आर बनाने का प्रयास करता हूं। देखो युग्म रूप में लिखने का प्रयास करो, तो आप लोग ए बी चूज करो। मैं यहां पर 2 अगर लेता हूं, पहला अवयव अगर मैं 2 लिख देता हूं, तो बताओ 2 के साथ यहां पर 1 लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि सेकंड एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट का, अगर सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट से डिवाइड कराते हैं तो इंटीजर आना चाहिए, तो 1 आप नहीं लिख सकते हो। तो फिर क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर दिस अपॉन दिस इंटीजर आएगा। अभी मैं इसकी और संभावनाओं की बात करूंगा। 2, अच्छा 2 के साथ सेकंड एलिमेंट क्या लिखा जा सकता है? 4 भी लिखा जा सकता है, 2 के साथ 6 भी लिखा जा सकता है, और 2 के साथ 8 भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ना, ये इसको भी विभाजित करेगा, ये इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। क्लियर? अब मैं बात करता हूं, देखो अगला एलिमेंट ले रहा हूं ए का 4, तो 4 के साथ 1 2 3 तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि 1 में भी नहीं जाएगा, 2 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 4 का 4 में चला जाएगा, और 4 का सीधा फिर 8 में जाएगा। 4 6 आप लिख सकते हो क्या? तो 6/4 कट तो रहा है,
लेकिन पूर्णांक नहीं आ रहा ना, पूर्णांक चाहिए यहाँ पर तो पूर्णांक तो नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर मैं 5 के साथ क्या ले सकता हूँ, तो 5 के साथ आप कुछ भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि 5 के लिए यहाँ पर बी में एलिमेंट 5 होना चाहिए, जो अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो ये बन गया आर। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, मुझे चाहिए आर का प्रांत, आर का प्रांत चाहिए। तो आर का अगर आपको प्रांत लिखना ना, तो यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट है, यानी फर्स्ट पोजीशन के जो एलिमेंट है उनका समुच्चय। तो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट में मुझे 2 और 4 ही दिखाई दे रहे हैं, ओनली 2 रिपीटेड है ना, बार बार नहीं लिखेंगे। और परिसर, परिसर क्या हो जाएगा हमारे परिसर में यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट बी 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, इसमें नहीं आया दूसरा तो छूट गया। और आर इनवर्स अगर मैं निकालता हूं तो आर इनवर्स क्या आएगा, देखो पहले वाले को पलट दो, इसको भी पलट दो, इसको भी पलट दो, सबको ही पलट दो, 8 2 4 4 एंड 8 4 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आर इनवर्स हो गया। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि ये ए के एलिमेंट है, इधर बी के एलिमेंट है। ए में क्या था आपने 8 2, ये 4 4 और ये 8 4। देखो इधर तो ए के एलिमेंट आएंगे 2 4 और 5, इधर एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 6 और 8। क्लियर। तो देखो 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ भी है, 2 का 4 के साथ भी है, 2 का 6 के साथ भी है, 2 का 8 के साथ भी है। फिर 4 का रिलेशन जो है 4 के साथ है, 4 का रिलेशन 4 के साथ है, 4 का रिलेशन 8 के साथ है, और किसी का रिलेशन यहाँ पर नहीं है। तो यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट ए ओनली 2 4, यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी देखो 1 और 3 नहीं आएंगे, बाकी 2 4 6 8 आ जाएगा। क्लियर। तो ये मैंने आप लोगों को आर इनवर्स, प्रांत और परिसर निकालना सिखा दिया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सिंपल एग्जांपल है, सिंपल नहीं सैंपल एग्जांपल है। अभी हमें बल्क में क्वेश्चन लेने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेने हैं। यहां पर देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें मैं बात करने वाला हूं संबंध के प्रकार, यानी हमने जो ये संबंध निकाले हैं इनकी टाइप्स, रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन इसको आप कह सकते हो। कितने प्रकार के होते हैं, जो मैंने ये आर लिखा है इसमें अलग अलग गुण है, स्पेशल क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज मुझे आइडेंटिफाई करनी है। देखो कैसे, सबसे पहले जो मैं संबंध के प्रकार लिख रहा हूं ना, उसमें एक समुच्चय के आधार पर लिख रहा हूं। ये वाला शब्द मैंने क्यों काम में लिया कि यहां पर ए से बी में परिभाषित संबंध है, यहाँ ए से बी में नहीं, यहाँ ए से ए में परिभाषित संबंधों की बात हो रही है। टाइप्स में जो बात करने वाला हूं उसमें ए से ए में परिभाषित ये 5 परिभाषाएं हैं, ये आपके सामने लिखी हुई है। ए किससे किस में है, इसमें जो संबंध हम बनाएंगे ऑलवेज किस में होगा, ए से ए में होगा। क्लियर। यदि तत्समक संबंध की बात कर रहा हूं, यदि ए से ए में परिभाषित संबंध में ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से ही संबंध हो, स्वयं और केवल स्वयं से ही संबंध हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, तत्समक संबंध कहते हैं। इसका डायग्राम बनाया नहीं मैंने, यहां पर मैं बना देता हूं। क्लियर। मान लो ये एलिमेंट है स्टूडेंट, ये देखो ये इसके एलिमेंट्स है, ये इसका संबंध है, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है। तो सॉरी, अगर मान लो थोड़ा सा इसको सही करते हैं इस तरीके से, ये भी 1 2 3 है और इधर भी 1 2 3 है। क्लियर। मैंने क्या लिखा है, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से ही संबंध हो तो उसको तत्समक संबंध कहेंगे, यानी स्वयं के अलावा और किसी से भी नहीं होना चाहिए और प्रत्येक अवयव का होना भी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, तत्समक संबंध। यानी मैंने क्या लिखा, ए युग्म, यानी ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन समान होनी चाहिए और प्रत्येक अवयव जो ए में बिलोंग करता है उन सब के लिए यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, तब उसको हम क्या कह सकते हैं, तत्समक कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए में लिखा मैंने 1 2 3 4 में संबंध आर निम्न हो, ये निम्न संबंध पहले से ही बना के दे रखा है, कुछ जगह हमें निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर निकाला ना हमने, इसमें भी जवाब दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर पहले से ही तैयार है, हमें तो चेक करना कि क्या ये तत्समक संबंध है क्या। तो आप लोग चेक करो कि ए के प्रत्येक अवयव के बारे में बात करता हूँ, 1 ए में है तो 1 1 आर में होना चाहिए, बिल्कुल है, 2 2 2 3 3 3 4 है तो 4 4 है।
क्लियर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सिंस फॉर ऑल स्मॉल ए, या फिर यूं लिख सकते हो फॉर ऑल स्मॉल ए विच बिलोंग्स टू ए implies that AA belongs to R है। यानी हम ये लिख रहे हैं कि प्रत्येक अवयव जो इस A में है उसका समान युग्म R में दिख जाएगा, हमें दिख रहा है, क्लियर। इसका मतलब R को हम क्या कहेंगे, तत्समक है, R तत्समक है, क्लियर। तो ये ऐसे तत्समक संबंध की जांच की। अब मैं बात करता हूं स्वतुल्यता। स्वतुल्यता, तत्समक और स्वतुल्यता की परिभाषा में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप लोग थोड़ा सा विशेष फोकस रखें। डिफरेंस क्या है वो आप लोग पकड़ने का प्रयास करें। ए से ए में परिभाषित आर स्वतुल्य होगा यदि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से हो। ये तो लाइन यहां पर भी लिखी, यहां पर भी लिख रहे हैं, तो फिर तो बात बराबर ही हो गई क्या, नहीं हुई। यहां पर तो शर्त है कि एक का संबंध केवल और केवल, मतलब एक का संबंध ए से तो होना ही चाहिए, एक का संबंध दूसरे से नहीं होना चाहिए, ये शर्त इसकी है। इसकी शर्त क्या है कि एक के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से हो, यानी स्वयं से होना चाहिए बस। अगर दूसरे से के भी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग देखो, इसी एक के एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं। ये 1 2 3 4 लिखा हुआ ना, इसके लिए मैंने यहां पर आर बना रखा है। क्या ये अगर मैं आपको पूछूं तत्समक है क्या, आप क्या करोगे कि यहाँ 1 है तो 1 1 है सर, 2 है 2 2 है, 3 है 3 3 है, 4 है 4 4 भी है, तो फिर तत्समक कह देगा, नहीं कह सकते हो। शर्त ये है कि 1 1 2 2 यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ है ना, तो 1 का रिलेशन और किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए, 1 का रिलेशन 2 के साथ, तो ये तत्समक नहीं होगा। तो फिर स्वतुल्य है क्या, तो स्वतुल्य की परिभाषा कहती है कि ए में जितने भी अवयव हैं उन सबका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, और दूसरों के साथ होगा तब भी हमें कोई परेशानी नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, स्वतुल्य है, आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है, क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं आगे सममित पर, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक संबंध क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन, ए से ए में परिभाषित आर को सममित कहेंगे यदि आर में आपको ए बी टाइप का युग्म अगर दिख जाएगा तो फिर बी ए टाइप का युग्म भी दिखना चाहिए। अगर आप आर को सममित होने या नहीं होने की जांच कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है कि डिफरेंट टाइप के युग्म देखो, सेम तो होते ही हैं, सेम में जैसे 1 1 का उल्टा तो 1 1 ये खुद ही है। आप केवल देखो कि अगर मान लो आपको डिफरेंट टाइप में युग्म ए बी दिखाई दे रहा ना, तो फिर बी ए बी होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो फिर सममित नहीं कहेंगे, क्लियर। तो इसकी परिभाषा ये है कि आर में अगर ए बी हो तो बी ए बी आर में होना चाहिए। और इसको लिखने के दो तरीके हैं कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए, या फिर यूं कह दो कि ए बी अगर आर में है तो बी ए बी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, क्लियर। सो स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल, इस पर भी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ए बराबर दे रखा है ए बी सी, सम्मित होने की जांच करो, जिसमें ए बी बी ए और सी बी लिखा हो। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि बताओ ये तत्समक है क्या, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप का होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही, क्लियर। अच्छा फिर स्वतुल्य है क्या, तो स्वतुल्य में देखेंगे कि 1 ए है तो ए होना चाहिए, बिल्कुल है, बी है तो बी होना चाहिए, सी है तो सी होना चाहिए, नहीं, तो स्वतुल्य तो नहीं है। मैं आ जाता हूं सम्मित पर। सम्मित में आप लोग क्या करोगे कि हर एक युग्म को देख लो, तो सेम वाले को देखने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसका उल्टा खुद ही होता है। ये ए दिखाई दे रहा था, इसका उल्टा ए ये खुद ही है, बी इसका उल्टा ये खुद ही है। आप तो डिफरेंट टाइप को देखो, ए बी है तो आपको बी ए भी दिखना चाहिए, दिख रहा है, क्लियर। अच्छा बी ए है तो इसका उल्टा ए बी ये खुद ही है, तो ये तो युग्म एक दूसरे का व्युत्क्रम हो गया। आपको एक ये भी दिख रहा है सी बी, तो आपको फिर इस आर में बी सी भी दिखना चाहिए। देखो देखिए कहीं छूट तो नहीं गया, बी सी नहीं छूटा, क्लियर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अगर सी बी इसमें आर में है और अगर आपको बी सी आर में नहीं दिखता है तो बताओ इसको सम्मित कहोगे क्या, नहीं कहेंगे। तो फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस यहां सी बी बिलोंग्स टू आर है बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है, ये बस हो गया अपने।
अब देखो प्रतिसम्मित, इसकी परिभाषा में यूं कंफ्यूज मत हो जाना कि अच्छा सम्मित नहीं है तो फिर प्रतिसम्मित कह दें क्या, तो नहीं कह सकते हो। अभी मैं आपको क्रॉस चेक करवाने वाला हूं, कैसे देखो। प्रतिसम्मित की परिभाषा ये है कि अगर ए बी आर में है ना, तो फिर इसका उल्टा तो दिखना ही नहीं चाहिए। इसका बी ए वाला जो पार्ट अगर ए बी आर में दिख गया तो फिर बी ए आर में नहीं दिखना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर देखो, ए रिलेट टू बी, बी रिलेट टू ए नहीं होना चाहिए, या फिर यूं कह दो कि ए बी अगर आर में है तो बी ए आर में नहीं होना चाहिए। क्लियर? आप लोग देखो, ए बी आर में है तो क्या बी ए आर में दिख रहा है आपको? दिख जाएगा। ए बी आर में है तो बी ए नहीं दिखना चाहिए था। अगर दिख रहा है ना तो फिर यहां पर इसको प्रतिसम्मित भी नहीं कहेंगे। तो ये सम्मित भी नहीं था और ये प्रतिसम्मित भी नहीं है। इसको आप चाहो तो लिख दो, आर प्रतिसम्मित भी नहीं है। और ऐसे लिख सकते हो, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, सो प्रतिसम्मित भी नहीं। हालांकि नहीं पूछा था लेकिन ठीक है, इसमें भी काम में लेते हैं। प्रतिसम्मित नहीं। क्लियर? अब यहां पर देखो, मैंने प्रतिसम्मित पर एक एग्जांपल लिया है। ए एक समुच्चय दे रखा है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है और आर निम्न प्रकार परिभाषित है। इस बार क्या किया मैंने, हर बार तो आर डायरेक्ट आप लोगों को बना के दिया मैंने, अब की बार आर मैं आपसे पूछ रहा हूं। जैसे हम पहले निकाल रहे थे ना कि आर बताओ, फिर प्रांत भी बताओ, परिसर भी बताओ, ये आर ऐसे निकालना। यानी जरूरी नहीं कि आपको आर जमा जमाए दे दे, आपको आर जो है निकालना भी पड़ सकता है। तो आर कैसे निकालेंगे? तो आर निकालने के लिए पहले ये शर्त, हम आर को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जांच करेंगे प्रतिसम्मित या सम्मित की, जो भी है। शर्त ये है कि ए में परिभाषित है, ए में 1 2 3 है और एलिमेंट इस प्रकार के लेने कि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो आर में क्या क्या आ सकता है देखते हैं। आर में क्या क्या आ सकता है? तो 1 ले लिया मैंने, तो दूसरा एलिमेंट 1 लिख सकता हूं क्या? तो बिल्कुल 1 इज लेस देन इक्वल 1, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो बराबर है। अच्छा 1 के साथ 2 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। 1 के साथ 3 भी लिख सकते हो ना, क्योंकि 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 3 से। क्लियर? अब मैं बात करता हूं 2 की। क्या 2 के साथ आप 1 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2 2 लिख सकते हो, 2 3 लिख सकते हो, और 3 के साथ ओनली क्या लिख सकते हो? 3 3 लिख सकते हो। तो ये आर को मैंने पूरा कर दिया। किस शर्त से? कि पहला अवयव छोटा होना चाहिए दूसरे से, या फिर पहला और दूसरा बराबर होना चाहिए। अब यहां पर सम्मित और प्रतिसम्मित होने की जांच करो। तो 1 2 है, क्या आपको 2 1 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर? 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है। ये इनको नहीं देखना है, समान जो होते हैं इनको हमें नहीं देखना है। क्लियर? 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 1 3 है तो 3 1 नहीं होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप के युग्म को देख लो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सिंस यहां 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर क्या लिखेंगे? 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो देखो ना, ये हमने बता दिया कि ये आर में है लेकिन इनका उल्टा जो है आर में नहीं है। तो बताओ इसको सम्मित कहेंगे कि प्रतिसम्मित कहेंगे? प्रतिसम्मित कहेंगे। क्लियर? सभी के लिए ये लागू हो गया। तो हम यहां पर लिखेंगे आर प्रतिसम्मित है, प्रतिसम्मित है। बहुत आसान परिभाषाएं हैं। आप लोग इन प्योर मैथमेटिक्स को देखकर डरा मत करो, बहुत आसान परिभाषाएं और बहुत आसानी से मैं आप लोगों को सब कुछ समझाने वाला हूं। एवरीथिंग, कोई भी चीज आपके लिए हार्ड नहीं रहेगी। क्लियर? ट्रांजिटिव संक्रामक की मैं बात कर लेता हूं। और संक्रामक में क्या है कि आर में अगर आपको ए का बी से संबंध दिखता है और बी का सी से संबंध दिखता है, तो फिर उसी आर में आपको ए का सी के साथ भी संबंध दिखाई देना चाहिए। अगर दिखाई देता है तो संक्रामक। इसमें हमें क्या करना है? 2 पेयर में लेने हैं जिसमें बीच वाला एलिमेंट कॉमन हो, यानी ए बी और बी सी टाइप का, बी कॉमन होना चाहिए। ए बी और बी सी टाइप का युग्म हम चूज करेंगे और फिर ए सी टाइप के युग्म को हम चेक करेंगे कि है या नहीं। तो यहां पर लिखा है कि ए बी अगर आर में है और बी सी अगर आर में है, देन ए सी भी आर में होना चाहिए। अगर ए सी भी आर में है तो उसको हम संक्रामक कह सकते हैं। और इसी परिभाषा को दूसरे शब्दों में ऐसे लिखा जाता है कि ए रिलेट टू बी हो और बी रिलेट टू सी हो तो फिर ए रिलेट टू सी होना चाहिए। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर मैं तुल्यता संबंध की बात कर लेता हूं। देखो,
तुल्यता संबंध, इसका एग्जाम्पल मैं तुल्यता संबंध के साथ ही लेने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर तुल्यता संबंध क्या होता है, यदि R तुल्यता संबंध हो, R तुल्यता संबंध कहा जाएगा यदि R स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। ये अगर परिभाषाएं लागू होती है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तुल्यता संबंध कह सकते हैं। इस पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ए आपके सामने है 1 2 3 4 और R की तुल्यता की मुझे जांच करनी है। इस बार मैंने आपको R बना के ही दिया है। तो सबसे पहले स्वतुल्य होने की जांच करो, और स्वतुल्य होने की जांच कैसे की जाती है, यहाँ पर आपको देखना है, केवल ऑब्जर्वेशन करना है। ये तो मैं डिटेल में लिखा रहा हूँ, ये प्योर मैथमेटिक्स ऐसा पार्ट होता है जिसमें आंसर जो है पहले ही मिल जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन का। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, 1 इसमें है तो 1 1 है क्या, बिल्कुल है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है, 4 है तो 4 4 भी, सभी का मिल गया ना। इसका मतलब हम क्या करेंगे, स्वतुल्य है। तो लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, फॉर ऑल ए में है, देन ए का युग्म जो है हमारे आर में दिख जाएगा, बिलोंग्स टू आर। तो मैं इसको कहूंगा स्वतुल्य है। अब मैं बात करता हूं सम्मित की। अगर मैं सम्मित की बात करूं तो सम्मिति में आपको क्या देखना है कि अगर आपको ए बी टाइप का युग्म दिखता है तो बी ए का भी दिखना चाहिए। तो केवल डिफरेंट टाइप में जाओ, सम्मित और विषम सम्मित में, सम्मित और प्रतिसम्मित में आप जो है केवल डिफरेंट टाइप को ही चेक करोगे, ये ध्यान रख लेना। 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, मिल गया देखो, यानी ये तो हो गया अपने। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ये भी मिल गया, बस यही तो है। फिर 2 1 के लिए फिर ये 1 2 मिल जाएगा, तो डिफरेंट टाइप में सभी पास हो गए। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बी जो आर में दिखे हमें, उनका उल्टा भी हमें आर में दिख गया, तो इसको मैं क्या कहूंगा, सम्मित कहूंगा। आर सम्मित है, क्लियर। अब मैं बात करता हूं संक्रामक की, मैं बात कर रहा हूं यहां पर संक्रामक की। और संक्रामकता क्या होती है, देखो संक्रामकता की परिभाषा ये है कि आपको देखना है कि ए बी अगर आर में है, बी सी अगर आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। तो आप चूज कर लो, जैसे अगर आप ये लेना चाहते हो 1 1, तो आपको अगला जो युग्म है ऐसा लेना चाहिए जिसकी स्टार्टिंग भी 1 से हो, क्योंकि 1 ए बी ले लिया ना, बी सी, तो बी का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 1, तो 1 1 के साथ आप ये ले सकते हो। तो ए बी अगर है और बी सी है तो फिर ए सी भी होना चाहिए, यानी 1 2 भी इसमें होना चाहिए, 1 2 खुद ही, क्लियर। तो ये वाला तो हो जाएगा हमारे। आप लोग अगर डिटेल में लिखना चाहो तो 1 1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, सो 1 2 अगेन बिलोंग्स टू आर, क्योंकि पहले का तीसरे के साथ संबंध भी आर में दिख गया। इसको तो हटाओ, क्लियर। अब समान वाले तो हमेशा ही पास ही होंगे, समान वाले इसलिए पास होंगे क्योंकि यहाँ पर यही अवयव हमेशा मिलेगा आपको, क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंट टाइप में लेकर देख लेता हूँ, 3 4 है तो अगली स्टार्टिंग ऐसी लो जिनकी स्टार्टिंग जो है 4 से हो, तो ये ठीक रहेगा ना। देखो तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3 4 बिलोंग्स टू आर है, एंड 4 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर दिख रहा है मुझे, यानी ये दोनों युग मुझे आर में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है ये वाला ए सी। तो देखो देखिए आपको मिल जाएगा क्या, 3 3, बिल्कुल ये बीच में लिखा हुआ 3 3 भी आर में हमें दिखाई दे गया। और देख लो आप डिफरेंट टाइप में, तो 1 2 अगर आप ले रहे हो तो फिर अगला कौन सा लेंगे, 2 1 ले सकते हो। वैसे तो ये भी ले सकते हो, लेकिन इसका तो आंसर हमेशा यस में आएगा। जब आपका एक पेयर सेम होता है ना तो आंसर हमेशा यस में ही आएगा, क्लियर। तो 1 2 और 2 1 ये वाला युग्म मुझे दिखाई दे रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। सो यहाँ पर मुझे 1 1 भी बिलोंग्स टू आर दिखाई दे रहा है। तो ये फाइनली स्टूडेंट हमने बता दिया कि हमने जांच कर ली और ये पूरी तरीके से संक्रामक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर संक्रामक है। तो संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ना आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों के लिए एक सूचना है, और सूचना ये है कि पूरा कोर्स करवाने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी और बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो चलाने वाला हूँ। और उस टेस्ट सीरीज का तभी फायदा है जब पूरा सिलेबस अपने कवर हो जाएगा, क्लियर।
अब यहाँ पर स्टूडेंट वो टेस्ट सीरीज के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन तब तक आप अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते रहिए मेरे साथ। क्लियर? तो आज मैं एग्जाम्पल नहीं ले पा रहा हूँ, आप लोग केवल इस चीज़ को फील करें। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा सेकंड, जिसमें मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत सारे करवाने वाला हूँ और आपको और भी मजा आएगा। तब तक आप ये पूरा जो सिस्टम है इसको समझ लीजिए और लिखना अगर चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।